हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जिसकी ये प्रैक्टिस सेट ली जा रही है। प्रैक्टिस सेट 28, इसके पहले की 27 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए गए हैं। ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऐप भी डाउनलोड कर लो। यहाँ पे भी आपको वीडियो की पीडीएफ साथ ही साथ वीडियो के क्विज भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी रैंकिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में मिलता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवसादी चट्टान में। अवसादी की इंग्लिश सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अग्नि चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक, रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, अग्नि क्या होती है और रूपांतरित क्या होती है? आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको अच्छे से। देखिए, अग्नि चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक वो होती हैं जो भूपटल पर लावा ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी डायग्राम में देखे होते हैं कि लावा जब निकलता है और लावा जब पिघल करके ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टान बनती है वो होती है अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अवसादी चट्टान यानी कि परतदार चट्टानें। तो परतदार चट्टानें जो होती हैं उनकी उपस्थिति अवसादी के समूहन के फलस्वरूप होती है। समूहन क्या होता है, यानी कि जो अग्नि चट्टान होती हैं वो परत दर परत बिछती जाती हैं, तो उससे निर्माण होता है अवसादी चट्टान का। उसके बाद कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? अग्नि एवं अवसादी शैलों में ताप दाब के परिवर्तन के कारण कुछ रूपांतरित हो जाने से कायांतरित शैल यानी कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या है, निम्न में से ऑर्थोपोडा संघ का नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ऑर्थोपोडा संघ का नहीं है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बंदर जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का नहीं है। इसके अलावा तिलचट्टा, मक्खी, खटमल, ये सब किसके हैं? तो ये सब ऑर्थोपोडा संघ के हैं। आइए इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो देखिए, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो यह है ऑर्थोपोडा संघ। पृथ्वी पर संधिपाद की लगभग 2/3 जातियां हैं, इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। इनका शरीर क्या होता है? इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी रचना मिलती है। कैसी रचना मिलती है? तो खोल जैसी रचना मिलती है। प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधियुक्त शंखांग होते हैं और सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑर्थोपोडा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन। बस इतना याद रखिएगा कि ऑर्थोपोडा जो होता है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसके शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी रचना मिलती है। इससे आप लोग समझ जाओगे कि ऑर्थोपोडा में क्या क्या आते हैं। ओके, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए क्या करेक्ट होगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, यानी कि पारा का अयस्क है। ठीक है, तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सिनेबार प्राचीन ग्रीक से व्युत्पन्न होने की संभावना पारे के लाल लाल रूप यानी कि 3 सल्फाइड के लिए उज्ज्वल लाल रंग होता है। जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा था कि किस कलर का होता है, तो ये लाल कलर का होता है। ठीक है, इसे पारा रंग द्रव्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पारा रंग द्रव्य भी कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, हीरा एवं ग्रेफाइट अलग अलग दिखते हैं क्योंकि? हीरा और ग्रेफाइट अलग अलग दिखते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है बताइए? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दोनों की कार्बन परमाणुओं की जो संरचना होती है वो पृथक होती है। ठीक है, दोनों के कार्बन परमाणुओं की संख्या पृथक होती है, यानी कि हीरा भी कार्बन से ही बनता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बनता है। ओके, तो इसका डायग्राम देखिए। डायमंड का अलग स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट का जो है अलग स्ट्रक्चर है। दोनों ही कार्बन परमाणु से मिलकर के बने हैं, पर दोनों की स्ट्रक्चर जो है यानी कि संरचना जो है वो क्या है? अलग अलग है। और ये चीज़ याद रखिए, कई बार आपसे पूछा गया है कि बकमिनिस्टर जो फुलरिन होता है वो किसका एलोट्रोप है? तो ये कार्बन का ही एलोट्रोप है। और इसका आकार भी कई बार पूछा गया है, तो इसका आकार देख लीजिए, याद रखिएगा। इसका जो आकार होता है वो फुटबॉल के आकार का होता है। ओके, बकमिनिस्टर फुलरिन कार्बन का एलोट्रोप होता है और किसका आकार होता है? तो इसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं कैसी होती हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि समांतर होती हैं। ठीक है,
तो जो चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड होती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड होती हैं, कहीं पे भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तभी तो समांतर बोला गया है ना। यहाँ पे समांतर बोला गया है, यानी कि कभी वो एक दूसरे की जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं और हमेशा नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में जाती हैं। कहाँ पे? चुंबक के बाहर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। आग लगने की सबसे कम संभावना है, आग लगने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूती वस्त्र में आग लगने की संभावना जो है सबसे कम होती है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। निम्न में से सदिश राशि है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है? तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, आइए उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो देखिए, अदिश राशि वो होती हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशि का एग्जाम्पल देखिए, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है? तो ये सब अदिश राशि के उदाहरण हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? इस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो जिन भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियों के उदाहरण देखिए, तो बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया इत्यादि क्या है? तो ये सब सदिश राशियाँ हैं। ओके, आपका आंसर क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी, यानी कि त्वरण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। गैसोहॉल बनता है, तो गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से मिल करके बनता है गैसोहॉल। देखिए डायग्राम में, अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड अल्कोहल दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो इससे मिलकर के बनता है गैसोहॉल। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि इस्पात से। ठीक है, डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से मिलकर के बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फासो है, अल्फासो क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो जैसा कि आपको डायग्राम से एकदम क्लियर हो गया होगा कि अल्फासो जो है वो आम का एक प्रकार है। आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक है, अल्फासो आम का एक प्रकार होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। आम को होगा, ठीक है, आम को जैनपुरी में स्वर्ग बूटी भी कहा जाता है। आम की जो एक फसल होती है, किस्म होती है, जिसमें मिठास, सुगंध और स्वाद के मामले में अक्सर आमों की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अल्फासो आम की बात हो रही है। यूरोपीय भाषा में इसका नाम अल्फांसो जो है ऑफोसो दी एल्बुर्क के सम्मान में रखा गया है। तो किसके सम्मान में अल्फासो नाम रखा गया है? ऑफोसो दी एल्बुर्क के सम्मान में रखा गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 11 को पढ़िए। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यानी कि नोबल गैस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि हीलियम भी तो नोबल गैस है, पर हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटर मोस्ट में। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक ही जब 2 है तो उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे आउटर मोस्ट में, ठीक है ना। तो हीलियम परमाणु को छोड़ करके बाकी जो सभी नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द नोबल गैस हैव फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल्स, यानी कि नोबल गैस में जो होती हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, वो कंप्लीट होती है। इसीलिए तो इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके रिएक्शन नहीं करती हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 12 को पढ़िए। दाब की बीमा है, यानी कि प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि ML-1 ML-1T-2। ये कैसे करेक्ट हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। प्रेशर P इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स का यूनिट आप सबको पता है क्या होता है। तो फोर्स किसका फॉर्मूला होता है? देखिए, M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय ए है एरिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, अपॉन में हो गया एरिया। मास को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल होता है, यानी कि डायमेंशन होता है, वो होता है कैपिटल M, ठीक है। किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को लिखेंगे L से, यानी कि लेंथ हो गया, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि T-2। क्लियर हुआ? ये हो गया मास का,
और ये हो गया एक्सेलरेशन का LT -2 यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमको करना है एरिया। एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बच रहा है एक L, तो इस वाले L को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ml -1 t -2 और यही आपका आंसर करेक्ट है। तो प्रेशर की बीमा क्या हो गई यानी कि डायमेंशन क्या हो गई, तो वो हो गई ml -1 t -2। होप सो आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि 16 से 18 बार। ठीक है, कितने बार, तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की इकाई क्या है। कल हमने आपको एक क्वेश्चन लिया था जिसमें बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यदि दो पिंड हैं, ये दोनों पिंड देखिए एक दूसरे की ओर F1 फोर्स और F2 फोर्स से आ रहे हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। गुरुत्वाकर्षण बल वह होता है कि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो देखिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये है r। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला आता है ये होता है F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। m1 m2 दो मास के बीच में लग रहा है फोर्स, इसलिए m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और g क्या है, तो g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका आपसे पूछा गया है कि इकाई क्या है यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऐसे कैसा आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, देखिए फोर्स F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। F का हो जाएगा न्यूटन, हमें निकालनी है G की वैल्यू, तो ये R जो है इधर आ जाएगा, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। और M कितनी बार है, तो M है 2 बार, यहाँ से किलोग्राम यहाँ से किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, G की यूनिट निकालनी है, इसलिए F हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति में किलोग्राम स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया, आंसर सी आपका करेक्ट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। G की जो यूनिट होती है यानी कि इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। मोह मापनी यानी कि मोह स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। ठीक है, बताइए किसके स्केल में किया जाता है मापन में, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि खनिज की कठोरता मापने में। ठीक है, खनिज की कठोरता यानी कि मिनरल्स की हार्डनेस मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए आप लोग चार्ट में सारे की हार्डनेस का दिया गया है स्केल बना करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग हार्डनेस, देखिए सबसे ज़्यादा हार्डनेस जो है वो किसकी दिखा रहा है, इसमें डायमंड की दिखा रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मोह स्केल किसको नापती है, तो ये मिनरल की हार्डनेस को बताती है। कैसे बताती है, डिटरमाइंड बाय विच मिनरल्स कैन स्क्रैच अदर मिनरल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि परवलयाकार होता है। ठीक है, परवलयाकार होता है किसका, तो प्रक्षेप का पथ यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रक्षेप गति का एक रूप होता है जहाँ पे कण जिसे प्रक्षेप किया जाता है को पृथ्वी की सतह के निकट किसी क्षैतिज से, ठीक है, क्षितिज से किसी कोण पर फेंका जाता है यानी कि प्रक्षेपित किया जाता है, और वह गुरुत्वाकर्षण के कारण वृक्क की गति करता है। कैसा गति करता है, तो वृत्त की गति करता है, वक्र बनाते हुए वक्री गति करता है। प्रक्षेप के पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप वक्र कहते हैं, याद रखिएगा। प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप वक्र भी कहा जाता है। और इसका पथ कैसा होता है ये पूछा गया है आपसे, तो आप इसका पथ हो जाएगा परवलयाकार। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन यानी कि एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताओ इसको जरा कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। हेनरी बैक्वेरल ने किसकी खोज की थी, तो हेनरी बैक्वेरल ने खोज की थी रेडियोधर्मिता की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है ना, कोशिकाओं को सबसे पहले खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ल्यूएनहॉक ने किसकी की थी, तो ल्यूएनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक इनका पूरा नाम है। इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने की थी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। और कोशिकाओं की खोज यानी कि सेल को फाउंड किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। हेनरी बैक्वेरल रेडियोधर्मिता की खोज, ओके, और एंडरसन ने किसकी की थी, पॉजिट्रॉन की थी। और पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है कमेंट करके आप लोग ये बताओ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य में अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरेगी तो उसका त्वरण क्या होगा, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि समान रहता है। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि समान रहता है। आइए देखिए 19 क्वेश्चन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है कौन सी है, तो
तो जैसे कि आप लोग देख रहे होगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी एक प्रकार की हैलोजन हैं। पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांच पर कौन सा प्रहार करती है, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन कांच पर प्रहार करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरण किसको नहीं भेद सकती है? आप सभी ने सुना है कि एक्स किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है, काफ़ी अत्यधिक होती है। तो एक्स किरण किसको नहीं भेद सकती है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी यानी कि अस्थियों को। ठीक है, अस्थियों को यह नहीं भेज सकती है। तभी तो जब आप लोग एक्सरे कराते हो तो यहाँ पे हड्डियों की एक्सरे जब कराते हैं तो पूरा आपकी जो एक्सरे में आती है वो क्या आती है, बोन्स ही तो आती हैं। तो ये अस्थियों को नहीं भेज सकती है। क्लियर हो गया? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मोस्ट फैमिलियर यूज ऑफ एक्सरे इज चेकिंग फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन्स। ठीक है, जो बोन्स में फ्रैक्चर हो जाते हैं उनको चेक करने के लिए एक्सरे का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होगा? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि डायोप्टर। ठीक है, जो लेंस की शक्ति की इकाई होती है वो होती है डायोप्टर। और ये क्या होती है, तो पावर जो होती है इज इक्वल्स टू होती है 1 में फोकल लेंथ के। 1 में किसके, तो 1 में लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसी के इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्भाशय में कौन सी पेशी होती है, यानी कि गर्भाशय जो होती है उसमें कौन सी पेशी पाई जाती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, आरेखित पेशी यानी कि नॉन लीनियर। ठीक है, आरेखित पेशी यानी कि नॉन लीनियर पेशी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है गर्भाशय में। यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है। जल में अगर कोई हिमखंड तैर रहा है तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1/9 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/9 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 1 न्यूटन बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि 10⁵ डाइन के। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। अब न्यूटन क्या है और डाइन क्या है, तो न्यूटन और डाइन दोनों ही फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट है? तो ये दोनों ही फोर्स की यानी कि बल की यूनिट होती हैं। और न्यूटन जो होता है फोर्स की MKS यूनिट होती है, जबकि डाइन फोर्स की CGS यूनिट होती है। ठीक है, MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड और CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोजन को। ठीक है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं, जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि डिप्थीरिया। ठीक है, सभी ने राइट आंसर दिया था, डिप्थीरिया आपका करेक्ट है। अब ये देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन आपसे पूछा जा रहा है जिसमें लगा है ANE। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एल्केन पूछा गया है। अब इसका बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट हो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताया करिए कि 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। और अब से आपको रिवीजन जो है वो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के ऐप पे मिल जाएगा वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइंस की पूरी प्रैक्टिस सेट जिसको आप लोग सॉल्व करते हो। और साथ ही साथ एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगा आप लोगों को वॉइस मैसेज, क्विज और साथ ही साथ इसका पूरा रिवीजन भी। ठीक है, PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।